हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9 हम कंटिन्यू करेंगे। क्या नाम है चैप्टर का? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो कौन कौन से कंसेप्ट अभी तक हम पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या होता है, टाइप ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ तक हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक बच रहे हैं, जो कि है थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम। तो इन दोनों कंसेप्ट को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे हम न्यूमेरिकल्स पे, एक्सरसाइजेस पे। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है हम वो पढ़ लेते हैं। It states that if a body exert a force on the second body exert a force that is equal in magnitude and the opposite in direction। तो ये क्या बोलना चाहता है कि इफ़ अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी, अगर एक बॉडी है, ठीक है, मैं एक बॉक्स ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं कर देती हूँ कि ये एक बॉक्स है आपके पास, ठीक है, ये समझो हमारी फर्स्ट बॉडी है, ठीक है। एक बॉडी जो है फोर्स लगाती है ऑन द सेकेंड बॉडी पर, मतलब ये 2 बॉक्सेस समझो, ठीक है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है ऑन द सेकेंड बॉडी पर। लेकिन सेकेंड बॉडी क्या करेगी? वो भी फोर्स लगाएगी उस उतने ही इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ और उतने ही ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगाएगी। मतलब कि फर्स्ट बॉडी ने सेकेंड बॉडी पर लगाया, फोर्स एक्सर्ट किया, तो सेकेंड बॉडी क्या करेगी? वो भी उसी मैग्नीट्यूड के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी? फोर्स एक्सर्ट करेगी। इतना क्लियर हो गया? अगर उसने 50 न्यूटन का फोर्स इसमें डाला है, इसको फोर्स एक्सर्ट किया है, तो सेकेंड बॉडी जो है वो भी 50 न्यूटन का ही इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या होता है। ठीक है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो थर्ड लॉ को आप इस लाइन से भी अच्छे से समझ सकते हो कि हर एक एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या होता है? रिएक्शन होता है। देखो, फर्स्ट वाले ने क्या किया? एक्शन किया, एक्शन इसके ऊपर किया और फिर उसको रिएक्शन क्या मिला? सेकंड वाले ने उसको बिल्कुल उसी की तरह ही उसने रिएक्शन दिया। जैसे उसने दिया वैसे ही सेकंड वाले ने भी उसको दिया। ठीक है, तो हर एक एक्शन का इक्वल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। ठीक है, फोर्स एक्सर्ट बाय द फर्स्ट बॉडी इज द एक्शन। जो फर्स्ट बॉडी ने फोर्स लगाया उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एक्शन। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकेंड बॉडी इज द रिएक्शन। और जो सेकेंड बॉडी ने फोर्स अप्लाई किया है फर्स्ट वाली पे, एक्सर्ट किया है, उसको क्या हम कहेंगे कि रिएक्शन। जो उसने एक्शन किया उसका रिएक्शन उसको मिला। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। इतना क्लियर हो गया कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर फर्स्ट एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो उसको सेम इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलेगा? उसको रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं वॉकिंग। देखो, हम वॉक करते हैं, ठीक है, हम चलते हैं, तो क्या हो रहा है कि हम ज़मीन पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, हम चल रहे हैं तो एक फोर्स लगा के चल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमने एक तरफ पैर रखा है तो दूसरा पैर हम आगे रखेंगे, तो क्या हो रहा है? हमने एक्शन हो रहा है और फिर उसका रिएक्शन भी हो रहा है, जैसे हम फोर्स लगा के दूसरा पैर भी रख रहे हैं। तो ठीक है, जंपिंग फ्रॉम द बोट, इससे आपको क्लियर होगा कि आखिर क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो, एक बोट है, ठीक है, ये बोट है आपकी और यहाँ पर ज़मीन है। ठीक है, आपको इस बोट पे से यहाँ पे आपको उतरना है, यहाँ पे पैर रख के आपको उतरना है। ठीक है, ये है बोट, ठीक है, और यहाँ पे एक है आदमी बोट पर। उसने क्या किया? अपना पहला लेग जो है वो यहाँ पर रखा ज़मीन पर। जब उसने यहाँ पे ज़मीन पे उस पर उतरने के लिए बोट से उसने पैर रखा, तो ये बोट क्या हो गई? थोड़ी सी पीछे सरक गई। ठीक है, तो क्या हुआ? जब उसने फोर्स के साथ पैर रखा तो उसको रिएक्शन भी मिला। रिएक्शन क्या हुआ? जो बोट ने रिएक्ट किया वो पीछे हो गई थोड़ी सी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ये चीज़ पॉसिबल हुई है कि फोर्स लगा के उसने उस पर पैर वहाँ पे रखा, तो उसका रिएक्शन उसको क्या मिला कि बोट जो है वो पीछे थोड़ी सी सरक गई। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं रॉकेट। अब रॉकेट आप कोई सा भी ले सकते हो, जैसे दिवाली पे हम रॉकेट फोड़ते हैं ना, या फिर असली वाला रॉकेट जो कि स्पेस में जाता है। तो अब रॉकेट है, ठीक है, नीचे से आग निकलती है रॉकेट के, ठीक है, तो क्या हो रहा है? वो ज़मीन पर फोर्स लगा रहा है, तभी तो वो उड़ पा रहा है ऊपर को। ठीक है, तो उसने क्या किया? ये जो आग लगी वो ज़मीन पर फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्शन। और रिएक्शन क्या हो गया कि वो ऊपर जाके फोर्स लगा के वो ऊपर जाके उड़ रहा है।
ठीक है, एक्शन नीचे से हो रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रॉकेट का। ठीक है, अगर ये आता है कि बताओ थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो आप ये रॉकेट वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, रिकॉइल ऑफ द गन, इसका क्या मतलब है कि अगर आपने, ये आप हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप बंदूक अपने कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हो। ठीक है, बंदूक आपने चलाई, ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये गन से फायर हुआ तो बुलेट कितनी होती है, छोटी सी होती है, ज़्यादा बड़ी तो होती नहीं है। अब फायर हुआ तो आपके कंधे पर एकदम से झटका सा लगा और आप थोड़े से पीछे हो गए, जब एकदम से फायर हुई गन से। तो ठीक है, ये गन है, तो ये गन से फायर होती है तो आपके कंधे पे लगता है और आप हल्के से क्या हो जाते हो, पीछे हो जाते हो। तो क्या हुआ, गन चली, तो दैट मीन्स ये एक्शन हुआ, और रिएक्शन क्या हुआ कि आप थोड़े से पीछे सरक गए हो, तो ये क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, एक्शन यहाँ पर हो रहा है और रिएक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके कंधे पर हुआ। तो ये किससे पॉसिबल हुआ है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हुआ, वॉकिंग, जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड, रॉकेट और रिकॉल ऑफ द गन, ये क्या, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। ठीक है, ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसके लिए आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है कि रिएक्शन जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शंस जो होती हैं वो ऑपोजिट होती है। देखो, एक बॉडी है, ये हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट समझ लो, फर्स्ट बॉडी, और ये है हमारी सेकेंड बॉडी। फर्स्ट बॉडी हमेशा एक्शन करती है, तो दैट मीन्स ये चीज़ क्या हो गई, ये पॉजिटिव हो गई। जब सेकंड बॉडी ने रिएक्शन किया तो दैट मीन्स क्या हुआ, वो चीज़ नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो सेकंड बॉडी ने हमेशा रिएक्शन करती है तो दैट मीन्स वो हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो एक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा और जो रिएक्शन होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, तो इसी वजह से वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक्शन हमेशा पॉजिटिव एंड रिएक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। हमने मोमेंटम अब तक हम पढ़ चुके हैं। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से, इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम होता है। ओके, अब इसका कन्वर्जन क्या होगा वो हम पढ़ते हैं। इट स्टेट दैट फॉर टू ऑब्जेक्ट और मोर, आप और मोर भी लगा सकते हो, दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अगर हैं तो टोटल मोमेंटम बिफोर collision is equal to the total momentum after collision. In the other words, total momentum of the system remain conserved. देखो इसमें क्या लिखा है कि दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो। देखो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि अगर दो से ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट है, ये दो मैंने ऑब्जेक्ट ले लिए, ये है आपका A और ये है आपका B। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों टकराने से पहले, ये दोनों टकराएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, इन दोनों के टकराने से पहले क्या मोमेंटम था और टकराने के बाद क्या मोमेंटम था, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि टकराने की इसमें बात बोली गई कि एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा टकराने पर। लेकिन मोमेंटम हमें इसमें वो बताता है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम जो है वो इक्वल होगा। दैट मीन्स आप बोल सकते हो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। क्लियर लैंग्वेज में हम बोले तो, क्लियर बहुत ही शॉर्ट लाइंस में हम बोले तो क्या मतलब होता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉल्यूजन, कॉल्यूजन का मतलब क्या होता है, टकराने से पहले जो है वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉल्यूजन, कि टकराने के बाद का मोमेंटम, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये आपका होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से अब। ओके, डेरिवेशन हमें गिवन है इसके अंदर। कंसिडर टू बॉल A and B of the mass MA and MB traveling in the same directions at a different velocity UA and UB। अब देखो इसमें बोला गया है कि दो बॉल है हमारे पास, कौन कौन सी है, A और B, दो बॉल है हमारे पास। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एक बॉल है हमारी और ये वाली है हमारी B बॉल, और इसका जो मास है वो है MA और इसका जो मास है MB। ठीक है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं ऑन द सेम डायरेक्शंस पे, ये दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। इन दोनों की वेलोसिटी क्या है, इसकी जो वेलोसिटी है वो UA है और इसकी जो वेलोसिटी है वो है UB।
ठीक है। तो अब इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कैसे यूज़ करते हैं हम अगले पेज पे देखते हैं, ठीक है। ओके, अब आप देखो एग्जांपल से कि ये हमारे पास है बॉल ए जिसका जो मास हमें गिवन है दैट इज़ ma, और जो बी बॉल है उसका हमने लिया है mb, और इसका जो वेलोसिटी है दैट इज़ u1 एंड u2 है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। अभी ये दोनों टकराए नहीं हैं एक दूसरे के साथ, जब टकरा लेंगे तो दैट मीन्स टकराने के बाद का हमें चाहिए और टकराने से पहले का हमें चाहिए। तो ये क्या है, ये बिफोर कोलिजन है, दैट मीन्स टकराने से पहले वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, ये दोनों ने टकराया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फोर्स लगा, ए ने बी के साथ फोर्स लगाया तो ए बी हो गया, और फिर इसका रिएक्शन क्या मिला, बी ए रिएक्शन हुआ फोर्स के साथ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो टकरा चुके हैं, अब वो दोनों अलग हो रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, वो उनकी वेलोसिटी होगी वी ए एंड वी बी, ठीक है। इतना क्लियर होता है, ओके। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें बोला गया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि टकराने से पहले वाला और टकराने के बाद वाला ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। देखो टकराने से पहले वाले में क्या है कि उसका मास हमें दे रखा है ma, ठीक है। और आपको पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p, उसका फॉर्मूला होता है p इज इक्वल्स टू mv। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, इनिशियल मास और वेलोसिटी हम लिखेंगे, और फाइनल वेलोसिटी और फाइनल मास को हम इक्वल दिखाएंगे हम, ठीक है। तो इनिशियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो mu एंड u1, ठीक है, प्लस क्योंकि ये दोनों ही इनिशियल है, हम दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम तीन ऑब्जेक्ट होता तो हम एक और इसमें प्लस करते, ठीक है। और b का क्या है mb और u2, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका इनिशियल हो गया, मतलब टकराने से पहले वाला, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं इक्वल होगा किसके, टकराने के बाद वाला, दैट इज ma, मास तो दोनों का सेम ही है ma। और अब क्या होगा, अब हम फाइनल की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स फाइनल को हम किस साइन से डिनोट करते हैं, हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है ना कि मोशन को हम किससे डिनोट करते हैं, हम v से करते हैं। तो ये फाइनल मोशन को मतलब वेलोसिटी को हम किससे करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से करते हैं। तो va हो गया प्लस mb दैट इज मास, और वेलोसिटी कितनी है vb, ठीक है। इतना क्लियर हो जाता है। तो हमें क्या बताना था कि मोमेंटम बताना था टकराने से पहले और टकराने के बाद, ठीक है। तो इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना था, या फिर आप सिंपल वर्ड्स में इसमें लिख सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी जो होती है, इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल होती है फाइनल वेलोसिटी के, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो होती है दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की, वो फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या चीज़ पढ़ी है, हमने पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक्शन करता है, उस पर फोर्स अप्लाई करता है, तो उसको उसका रिएक्शन भी मिलता है विद इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। तो आपको तो ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। आप इस एग्जांपल को नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, एनसीईआरटी में भी बिल्कुल सेम एग्जांपल दे रखा है, तो आप वहाँ से भी जाकर डिटेल में पढ़ सकते हो अगर लाइन टू लाइन आपको पढ़ना हो तो, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे या फिर हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। बुक्स में जो एग्जाम्पल्स हमें गिवन हैं वो न्यूमेरिकल्स गिवन हैं, तो हम वो भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।